यू। बेटा कल का पेपर कैसा हुआ? एक दो ने तो स्कोर भेजा है, एक एक बच्चे को पर्सनली ना बोलना पड़े इसके लिए कि आप लोग स्कोर भेजें, अपना स्कोर भेजें। पेपर में अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे जिनमें डाउट्स था, कोई ऐसी बात है तो क्वेश्चन मेरे पास भेजो, ठीक है ना। नए क्वेश्चंस मान लो कोई भी मिलते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, ऐसी कोई भी बात XYZ, तो तुरंत आई थिंक पेपर का PDF भी आप लोगों के पास आने लग गया, PDF फॉर्म में आता होगा या डाउनलोड हो जाता है फिर वो, तो उसमें से क्वेश्चंस आप बताएं कि सर ये क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम आई जो हमसे सोल्व नहीं हुए, ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों के पास भेजा है कल, 80-90 के आसपास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस आप लोग निकालें, उसके डाउट्स भेजें, या जिस बच्चे के पास अपने आप में कोई भी मटेरियल अवेलेबल है, कोई भी बुक है या कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का मैटर है, उसमें से आप इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन निकालें और वहाँ से जो डाउट्स हैं वो भेजें, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल वाला पोर्शन है उसका लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। एप्लीकेशन पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है वो एक बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। उस बाउंडेड रीजन की बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, जिस टाइम ये चैप्टर मैंने इंट्रोड्यूस किया उस टाइम भी आपको बताया था। A to B fx dx represents the area bounded by x equal to A, x equal to B, x axis and graph of y equal to fx। तीनों बाउंड्री फिक्स हैं, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x एक्सिस। अगर लिमिट्स x की हैं तो अगर इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है तो एक बाउंड्री आपको हर हालत में x एक्सिस मिलेगी। अगर यहाँ इंटीग्रेशन का वेरिएबल y है तो एक बाउंड्री हमें हर हालत में y एक्सिस मिलेगी। तो a से b तक अगर हम fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमें कौन से बाउंडेड रीजन के एरिया को बताएगा। बाउंड्रीज हैं x इक्वल टू a फिक्स है, वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू b वर्टिकल लाइन है, x एक्सिस है। एक बाउंड्री ऐसी है जो वेरिएबल है। आपसे कह दे कोई राइट हैंडेड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका फोकस हो गया यहाँ पर 1 0। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। क्या कहेगा आपसे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम
फोकस से पास होने वाली ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, इसको मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करता हूँ, ए की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी और फोकस 11th में आपको बताया था A0 10 पॉइंट है। इसका मतलब हमसे ये एरिया निकलवा रहा है। एरिया निकालते समय एक पॉइंट हमारे पास सिमेट्री का आता है, सिमेट्री। अगर एरिया सिमेट्रिक है, आपसे कहेगा यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इंटीग्रेशन की हेल्प से आप इस सर्कल का एरिया निकालेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सर्कल जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही सेकंड में, उतना ही थर्ड में और उतना ही फोर्थ में। सिमेट्री के केस में आप जो हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो हिस्सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वो निकालोगे। ये वाला एरिया निकालूंगा मैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया, और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरी सर्कल का एरिया जाएगा। ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जितना एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है। ऊपर वाला एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आपको ये देखना है कि मैं ये ऊपर बड़ा एरिया निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करूं और कहां से कहां तक, कहां से कहां तक का आंसर आपको मिलेगा ये एरिया किन 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में। अगर हम बात करें ए से बी के बीच में एफ एक्स का जो ग्राफ हमने ड्रा किया, ये लाइन एक्स इक्वल टू ए, ये लाइन एक्स इक्वल टू बी, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ए से बी के बीच में, तो ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। चारों तरफ से एरिया बाउंड होगा, किसी भी साइड से अनबाउंडेड नहीं मिलेगा। अनबाउंडेड एरिया डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से नहीं निकाल सकते, केवल जो बाउंडेड एरिया है वो निकालेंगे। ये एरिया इस लाइन के लेफ्ट में नहीं है, लोअर जो लिमिट उसके लेफ्ट में एरिया बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको, अपर लिमिट के राइट में बिल्कुल नहीं मिलेगा, ए और बी के बीच में है। अगर ये लिमिट्स एक्स की हैं ए और बी, तो एक बाउंड्री निश्चित है, फिक्स है, एक्स एक्सिस है। लास्ट बाउंड्री जिस भी कर्व का ग्राफ है, लास्ट बाउंड्री ये है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। लास्ट बाउंड्री जिस भी कर्व का ग्राफ है उस कर्व की जो इक्वेशन है उसकी हेल्प से आपको y निकालना है, और y का मतलब एफ एक्स। y निकाल के उसको a से b के बीच में क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। मैं बात करता हूँ ये वाला एरिया कैसे निकालूँ। सिमेट्री की वजह से अभी पहचान बता देंगे हमें कैसे पता चलेगा ग्राफ ड्रा करने से पहले कि कौन सी कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक है। ये वाला एरिया निकालना है मुझे, ऊपर वाला ये वाला, ये लाइन है x इक्वल टू 0, इसके लेफ्ट में नहीं है, सारा इसके राइट में है। ये लाइन x इक्वल टू 1, तो कंफर्म हो गया 0 के लेफ्ट में एरिया नहीं है, 1 के राइट में नहीं है, इसलिए हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक। कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1 तक। किसको, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस हो गई, 3 बाउंड्री फिक्स हो गई, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस। लास्ट बाउंड्री ये कर्व है दिस, ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस 2 रूट एक्स, क्योंकि मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखे हुए हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने अपने आप को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इंटीग्रेट किसको करूँगा, 2 रूट एक्स को, y की वैल्यू। ये ऊपर ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, इसको 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास टोटल जो एरिया है बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टेंगल, इन दोनों से बाउंडेड एरिया देगा। बेटा मेन पॉइंट इस पूरे टॉपिक में यही है, किसको इंटीग्रेट करूं और कहां से कहां तक।
इस टाइप का जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे उसको कहेंगे रफ स्केच। नाम इसका रफ है लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा इसकी। इसके बगैर आप यही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किसको तो इंटीग्रेट करूं और कहां से कहां तक। अब नाम इसको रफ क्यों दिया? y² = 4x का ग्राफ ड्रा करना है। आपने ये ग्राफ ड्रा कर दिया तो भी चलेगा, ये ग्राफ ड्रा कर दिया तो भी चलेगा, ये ग्राफ ड्रा कर दिया तो भी चलेगा, और इसको नैरो बना दिया तो भी चलेगा। इसलिए रफ है बस। कभी भी यूनिट्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि x की वैल्यू पुट करूँ यहाँ पर, फिर y निकालूँ, फिर इसका ग्राफ ड्रा करूँ। केवल एक केस है जहाँ पर आपको यूनिट्स लेनी पड़ेंगी। अगर हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन, तो उस केस में तो हमें लिमिट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ रफ स्केच ड्रा नहीं हो पाएगा। यूनिट्स लेनी पड़ेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, क्या कुछ होगा वो हमारे पास सारा सब कुछ उसमें चलेगा। वो जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था भी किसको इंटीग्रेट करूँ और कहाँ से कहाँ तक, किसको इंटीग्रेट करूँ और कहाँ से कहाँ तक। सर्कल का एरिया निकालना है। ये लाइन आपके पास x = 0 है, ये लाइन आपके पास x = 2 है, x² + y² = 4 है, रेडियस 2 हो गया, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 0। एरिया 0 और 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में। बेटा ध्यान रखना, कभी आप ये सोच रहे हो कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर मैं इस पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालता हूं तो सारा एरिया बाउंड हो रहा है 0 से 1 के बीच में। तो जो यहां ऊपर आपको दिया हुआ है, रिप्रेजेंट दिस डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई, भाई 3 बाउंड्री हैं, x = 0, x = 1 और ये पैराबोला। इन तीनों से भी एरिया तो बाउंड हो गया, यही एरिया बाउंड हुआ है, ये बड़ा, ये कंप्लीट, ऊपर बड़ा और नीचे बड़ा। तो फिर ये डेफिनेट इंटीग्रल सारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा दोनों तरफ का, या केवल ऊपर बड़ा? यहाँ दिया हुआ है a से b तक अगर हम fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो डेफिनेट इंटीग्रल जिस बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा उसकी एक बाउंड्री x एक्सिस हर हालत में मिलेगी, हर हालत में। इवन है क्योंकि हम ट्रायंगल्स बना रहे थे। एक्चुअल में बेस क्या था इसका कि क्यों रिप्रेजेंट करेगा, इस पोर्शन को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे थे, नेग्लिजिबल विड्थ की ट्रायंगल्स थी, इनफाइनाइटली मैनी ट्रायंगल्स। h × fa, डेफिनेशन पर जा रहा हूँ, h × fa सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया था, h × fa + s दूसरी रेक्टेंगल, ट्रायंगल नहीं रेक्टेंगल, h × fa पहले रेक्टेंगल का एरिया था, h × fa + s दूसरी रेक्टेंगल का एरिया था, h × fa + 2h तीसरी रेक्टेंगल का एरिया था। अब आप कहोगे रेक्टेंगल कैसे बनेगी, रेक्टेंगल के लिए तो साइड्स आप लो, ए से बी के बीच में जो ग्राफ है वो आपको कर्व लीनियर दिया हुआ है, कर्व फॉर्म में है, लीनियर नहीं है। b - a/h इट वाज एंड, nh जो है वो b - a के इक्वल था। डेफिनेशन मैंने ली थी h 0 को अप्रोच कर रहा था, h अगर 0 को अप्रोच करेगा तो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। यानी कि कितने सब इंटरवल बने, इनफाइनाइटली मैनी, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो जो विड्थ आपके पास होगी प्रत्येक रेक्टेंगल की, यानी कि h जो है वो ना के बराबर है। लाइन एक दूसरे के इतनी नज़दीक होंगी कि बीच में हमें गैप भी शायद दिखाई ना दे। तो जब ऐसी नज़दीक दो लाइन है तो उस केस में जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस कर्व का जो ग्राफ है वो आपको कर्व की फॉर्म में दिखाई ना दे, कैसा दिखाई देगा, लीनियर दिखाई देगा। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, वहाँ पर। अब मेन पॉइंट है इस सर्कल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के हेल्प से। आप कहोगे 0 से 2 के बीच में तो पूरा एरिया बाउंड हो गया यहाँ तक का कंप्लीट,
लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल तो उसी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, कहाँ तक का, एक्स एक्सिस तक का। कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल अगर एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एरिया है तो दोनों साइड के एरिया को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बाउंड्री है, लिमिटेशन है, एक्स एक्सिस एक बाउंड्री जरूर होनी चाहिए। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल, ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल इस सारे एरिया को रिप्रेजेंट करता तो इस बाउंडेड रीजन की कोई भी बाउंड्री एक्स एक्सिस नहीं है। ये सारा एरिया एक्स एक्सिस से बाउंड हो ही नहीं रहा, लेकिन जब मैं बात ऊपर ऊपर वाले एरिया की कर रहा हूँ तो उसमें एक बाउंड्री एक्स एक्सिस अपीयर हो। ये केस है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के बीच में है रिक्वायर्ड एरिया। मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। यहाँ x इक्वल टू 0, यहाँ x इक्वल टू 2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो मुझे पता लगी 0 to 2। एक बाउंड्री ऑटोमेटिकली फिक्स है एक्स एक्सिस। लास्ट बाउंड्री जिस भी कर्व का ग्राफ है, लास्ट बाउंड्री ये है, ये इसका ग्राफ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का। इस कर्व की हेल्प से आप y की वैल्यू निकालो। वाई स्क्वेयर क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये y की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। हमारे पास पूरी सर्कल का एरिया हो जाएगा, पूरी सर्कल का एरिया। तो अब इसमें 2-3 पॉइंट्स में बीच में एक तो सिमेट्री वाला पॉइंट डिस्कस करता हूँ। दूसरा पॉइंट है, अगर ए से बी के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, एक्स एक्सिस के नीचे भी है, तो उस केस में अगर एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे दोनों तरफ है, तो उस केस में हम दोनों साइड्स का एरिया कैसे निकालेंगे, क्या कुछ होगा वो देखें इसका। कौन सी कर्व किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, ये डिसाइड करते हैं पहले सिमेट्री से रिलेटेड। If the given curve contains even power of x, then it is symmetric about y एक्सिस। अगर x की इवन पावर है तो y के अबाउट सिमेट्रिक है। एंड इफ कंटेन इवन पावर ऑफ y, देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। आपको इक्वेशन दी हुई होगी, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व की इक्वेशन दी हुई है। अगर उस इक्वेशन में इवन पावर्स ऑफ एक्स अपीयर हो रही है, केवल इवन पावर, कोई भी सिंगल पावर नहीं होनी चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, तो वो कर्व आपको एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक मिलेगा। एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जिसकी इवन पावर उससे दूसरे के अबाउट सिमेट्रिक। ग्राफ ड्रा करोगे, x इक्वल टू 1 पुट किया, उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलेगा। x इक्वल टू -1 पुट करोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा y कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि इवन पावर्स हैं। तो 1 का भी स्क्वायर है, -1 का भी स्क्वायर है, दोनों इक्वल हैं। 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, 1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 है। यानी कि x अपनी तरफ से पुट करने से कोरस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो सेम होगा फॉर x इक्वल टू 1 एंड -1, फॉर x इक्वल टू 2 एंड -2। x की जगह 1 रखने से आपके पास पॉइंट आया,
कोरस्पॉन्डिंग -1 रखने से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर मिलेगा। ग्राफ ड्रा करोगे, ग्राफ जो भी ग्राफ जैसा भी होगा वो इस वाई एक्सिस के अबाउट क्या मिलेगा, एक्स और वाई में से जिसकी इवन पावर दी हुई है उससे दूसरे के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होती है। अगर दोनों की इवन पावर है, सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, एक्स और वाई दोनों की इवन पावर है, तो उस केस में कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्री का मतलब है जितना पोर्शन एक्स के ऊपर उतना ही पोर्शन एक्स के नीचे, जितना पोर्शन वाई के लेफ्ट में उतना ही पोर्शन वाई के राइट में। सिमेट्री का मतलब पहला केस, पहला पॉइंट सिमेट्री का, क्योंकि आपको रफ स्केच ड्रा करना पड़ेगा। नाम इसका रफ है, मैंने बता दिया, इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। जब तक ये रफ सा आइडिया आपको नहीं मिलेगा कौन सा एरिया निकालना है, ये एरिया किन वर्टिकल लाइंस के बीच में है, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस ले रहा हूँ तो लास्ट बाउंड्री कौन सी कर्व का ग्राफ है, दो ही चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, इंटीग्रैंड और लिमिट। वो रफ स्केच को देख के डिसाइड होगी। इंटीग्रैंड किसको इंटीग्रेट करूँ, कहाँ से कहाँ तक। अगर एक और पॉइंट हमारे पास है, कर्व की इक्वेशन दी हुई है, उसमें x और y को आपस में इंटरचेंज कर लो, x और y को आपस में इंटरचेंज कर लो। अगर उस कर्व के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो कर्व लाइन y = x के अबाउट सिमेट्रिक होगी। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगी, y = x, जो लाइन हमारे पास है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को y सेट करते हुए जा रही है, उसके अबाउट सिमेट्रिक। तब कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है x² + y² = 1 है। x की जगह मैंने y पुट किया, y की जगह मैंने x पुट किया। इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे, ये ग्राफ इस लाइन y = x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब है जितना पोर्शन इस लाइन के ऊपर उतना ही पोर्शन इस लाइन के नीचे। x को -x से रिप्लेस कर दिया, x को -x से रिप्लेस किया, y जो है वो -y से रिप्लेस हो गया। x की जगह -x रखा कर्व की इक्वेशन में, तो जो y आया कोरस्पॉन्डिंग y, ओरिजिनल y था उसका नेगेटिव आ गया, तो कर्व जो है वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगी। फर्स्ट का अपोजिट थर्ड, फोर्थ का अपोजिट सेकंड, कर्व विल बी सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो इसमें ज़्यादा डीप में यहाँ पर जो एटलीस्ट सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में वैसे भी अब की बार ये टॉपिक हटा दिया है, लेकिन कंपटीशन वाइज नहीं हटाया। कोई भी टॉपिक स्पष्ट लिखा हुआ है, कंपटीशन में सारे के सारे टॉपिक आएंगे, सारे के सारे टॉपिक, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहे हैं। तो मेन पॉइंट इसमें था हम रफ स्केच ड्रा करेंगे। रफ स्केच ड्रा किया तो मुझे पता चला कि मैं एरिया कौन सा निकालना चाह रहा हूँ। ये एरिया किन वर्टिकल लाइंस के बीच में है, दो वर्टिकल लाइन लिमिट्स, एक बाउंड्री एक्स एक्सिस, और लास्ट बाउंड्री जिस भी कर्व का ग्राफ बचा उस कर्व की इक्वेशन को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। दूसरा पॉइंट आपके पास इसमें आता है, अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ग्राफ जो है वो इस टाइप का दिया हुआ है, ये y = fx का ग्राफ है, दिस लाइन x = a एंड दिस लाइन x = b। ये पॉइंट आपका C है, C0 कह सकते हो, x = C यानी कि C0 पॉइंट है। एरिया बाउंडेड बाय x = a, x = b, x एक्सिस एंड दिस कर्व। इन सब से जो मैंने चार बाउंड्री आपको बता दी, एरिया बाउंडेड बाय x = a, x = b, x एक्सिस एंड दिस ग्राफ, दिस कर्व y = fx, इनसे जो एरिया बाउंड हो रहा है वो एरिया हमारे पास ये हो रहा है। अब की बार रिक्वायर्ड जो एरिया है उसका कुछ हिस्सा x एक्सिस के नीचे जा रहा है। इन दिस केस रिक्वायर्ड एरिया विल बी a to b fx dx
इट विल रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। तो रिक्वायर्ड एरिया एज शोन इन फिगर। अगर आपने इस एफ एक्स को डायरेक्ट ए से बी के बीच में इंटीग्रेट कर दिया, आपका आंसर गलत आएगा। जैसे ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे जाने का मतलब है सी से बी तक जो एफ एक्स है वो नेगेटिव है। सी से बी तक एफ एक्स की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। सी से बी तक अगर आप इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स को, तो जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, निश्चित है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लोअर लिमिट छोटी ले, अपर लिमिट बड़ी। सी से बी तक अगर मैं इस एफ एक्स को इंटीग्रेट करूंगा जिसका ग्राफ ये दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल हर हालत में नेगेटिव आएगा, हर हालत में। आपने डेफिनेट इंटीग्रल निकाले होंगे, कहीं पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, कहीं पर नेगेटिव। उस दी हुई रेंज में आप जो इंटीग्रेंड है उसको y पुट करें और उसका ग्राफ ड्रा करें। वो जो ग्राफ है जहाँ पॉजिटिव आ रहा है हमेशा x एक्सिस के ऊपर है, या हो सकता है जितना एरिया x एक्सिस के ऊपर है, जितना पोर्शन वो ज़्यादा हो, और x एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है उसका एरिया कम है, इसलिए आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन मुझे तो ये एरिया भी निकालना है, ये एरिया भी निकालना है। दो पॉसिबिलिटी है। आप इसको इंटीग्रेट करें ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करें सी से बी तक। दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें माइनस एफ एक्स। अब ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आएगा। एफ एक्स नेगेटिव था सी से बी के बीच में, माइनस एफ एक्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आप एफ एक्स की बजाय माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दें। कहाँ पर? कौन सी लिमिट्स के बीच में? जिस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आया हुआ। सेकंड पॉसिबिलिटी, आप इसको इंटीग्रेट करें अलग से, सी से बी तक एफ एक्स को इंटीग्रेट करके और उसका मॉडुलस ले लें। आपको मॉडुलस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस इंटरवल में ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है वहाँ आप y की बजाय माइनस वाई को इंटीग्रेट करोगे, एफ एक्स की बजाय माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे। y की बजाय किसको इंटीग्रेट करेंगे? माइनस वाई को, यानी कि एफ एक्स की बजाय किसको इंटीग्रेट करेंगे? माइनस एफ एक्स। नेगेटिव नहीं आएगा, ना मॉडुलस आपको लेने की जरूरत है। क्वेश्चंस आएंगे वहाँ हम देखेंगे, आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए से बी के बीच में अगर आप एफ वाई डी वाई, अब की बार इंटीग्रेशन का वेरिएबल एक्स नहीं है, इट विल रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी, y एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ x इक्वल टू एफ वाई। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इंटरचेंज हो गए। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, डिपेंडेंट y था। यहाँ इंडिपेंडेंट y है, डिपेंडेंट x। अगर आप a से b तक एफ वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन का वेरिएबल y है, तो अब की बार जो लिमिट्स a और b हैं वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, y को। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इट विल रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी एंड y एक्सिस। ध्यान रहे, अगर लिमिट्स x की तो एक बाउंड्री हर हालत में x एक्सिस, अगर लिमिट्स y की तो एक बाउंड्री हर हालत में y एक्सिस। y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के बीच में y एक्सिस तक इस कर्व से x इक्वल टू एफ वाई से जो एरिया बाउंड होगा इन चारों बाउंड्री से, उसको ये डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करेगा। दिस लाइन इज y इक्वल टू ए, दिस लाइन इज y इक्वल टू बी, एंड सपोज ये आपके पास ग्राफ है,
x इक्वल टू एफ वाई का, y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें, x आपको यूनिक मिलेगा। x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ है, फंक्शन आप x इक्वल टू एफ वाई फंक्शन ऑफ y है। अब ये जो डेफिनेट इंटीग्रल था वो इस एरिया को रिप्रेजेंट, ओरिजिन ये x एक्सिस और ये, तो लिमिट्स किसकी हैं, जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। कहीं पर x के लिमिट्स लेकर इंटीग्रेट करना सुविधाजनक होगा, कहीं पर y के लिमिट्स लेकर इंटीग्रेट करना सुविधाजनक होगा। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चंस आएंगे कि किस केस में कौन से वेरिएबल के लिमिट्स लेकर इंटीग्रेट करना आसान है, वो हम क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। अगर मान लो y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के बीच में ग्राफ आपके पास इस टाइप में दिया हुआ है, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के बीच में अगर ग्राफ हमारे पास इस टाइप में दिया हुआ है, x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ है, नाउ दिस डेफिनेट इंटीग्रल विल रिप्रेजेंट दिस एरिया। अब इसका कुछ हिस्सा y एक्सिस के लेफ्ट में आ रहा है, हमें पता है y के लेफ्ट में आते ही x नेगेटिव हो जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट को अगर मैं C कह देता हूँ, 0 से C से लेकर B तक ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में है। तो इस केस में जो दोनों एरियाज हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इंटीग्रेट करूँगा A से C तक इसको एफ वाई को dy, और C से B तक मैं इंटीग्रेट करूँगा माइनस एफ वाई। C से लेकर B के बीच में कोई भी y मैंने पुट किया उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग x नेगेटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ x एक्सिस के लेफ्ट में, y एक्सिस के लेफ्ट में आते ही x कैसा हो जाता है, नेगेटिव। इसलिए उस नेगेटिव हो, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इस रीजन का एरिया निकालना है, ये एरिया शेडेड एरिया ऊपर वाला एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं आता। अगर आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया C से B तक एफ वाई एज इट इज, गलत आएगा, इसका मॉडुलस होगा। मॉडुलस से बचने के लिए सीधा सा हिसाब है कि जिन लिमिट्स के बीच में, जिन वर्टिकल लाइंस के बीच में ग्राफ y एक्सिस से x एक्सिस से नीचे है, वहाँ एफ एक्स की बजाय माइनस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दो। जिन हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में, वहाँ आप एफ वाई की बजाय माइनस एफ वाई को इंटीग्रेट करो। ये केस आपके पास है। मेन जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास होंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स इन बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। जो मेन क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास किस टाइप के, एरिया between the curves y equal to fx and y equal to gx from x equal to a to x equal to b, x equal to a से x equal to b। सपोज बेटा मैंने बता दिया रफ स्केच, नाम रफ है लेकिन भले ही वो ड्रा किए बगैर आपका आंसर ठीक आ गया भले ही, लेकिन अंक वहाँ से एक आधे मिलेगा। अब तक ये क्वेश्चन इसके अंदर 6 नंबर में आता रहा है। लास्ट ईयर जैसे इसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चन आए हैं 6-6 नंबर में, वहाँ आपके पास अदरवाइज इससे पहले तक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज फिक्स थी, टॉपिक फिक्स थे, जहाँ से 6-6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन पिछली बार 4 क्वेश्चन होने की वजह से 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया कि भी 6-7 ऑप्शन है, उनमें से कहीं से भी 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से एक ऑप्शन यहाँ से था, एक क्वेश्चन यहाँ से आता रहा है,
इस 2020 को छोड़कर इससे पहले तक इस टॉपिक में से पूरे 6 नंबर का क्वेश्चन। लाइन x इक्वल टू ए, लाइन x इक्वल टू बी। Suppose it is the graph of y equal to fx and it is the graph of y equal to gx. a से b के बीच में fx की जो वैल्यू है वो gx से हमेशा ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा। दोनों कर्व्स के बीच का एरिया, ये एरिया निकालना है। जो एरिया निकालना है उसकी कोई भी बाउंड्री x एक्सिस नहीं है। अब आप इस डेफिनेट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करोगे ये एरिया निकालने के लिए, जो दोनों कर्व्स के बीच में आ रहा है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी बीच में। मैं a से b तक पहले fx को इंटीग्रेट करूँगा। a से b तक हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? fx को। ये डेफिनेट इंटीग्रल मुझे कौन सा एरिया दे रहा है? बाउंडेड बाई x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। मतलब टोटल एरिया आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट नीचे तक। लेकिन ये नीचे वाला तो मुझे चाहिए ही नहीं, निकालना तो इससे ऊपर ऊपर वाला है। अब ये नीचे वाला जो एरिया है